गुड मॉर्निंग। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, उसको किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। इसको संयुक्त अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जब दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे या संयुक्त अभिक्रिया। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण कोयले का दहन। कोयले का दहन एक संयोजन अभिक्रिया है। कोयला C प्लस ये सॉलिड है SA प्लस O2 ऑक्सीजन गैस तो उत्पन्न होगी CO2 कार्बन का दहन। तो CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण है। दूसरी, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड, ये है चूना, इसमें पानी मिला दें लिक्विड में, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ओल्ड ट्वाइस। तो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जल मिला दिया जाए तो उसमें क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे आगे हैं वियोजन अभिक्रिया। इसके अलावा इसमें क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी उत्पाद के साथ साथ, एकल उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ऊष्माक्षेपी। उदाहरण देते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस मीथेन गैस CH4 गैस है प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में का दहन होगा तो उत्पन्न होगा CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O और प्लस में ऊष्मा। देखो CH4 प्लस O2 तो उत्पाद में क्या आ रहा है CO2 H2O और ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, तो कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके साथ साथ जो हमारी श्वसन अभिक्रिया वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उसमें ग्लूकोज
C6H12O6 किसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी O2, तो उत्पन्न क्या हुआ CO2 प्लस H2O और प्लस में हीट या उष्मा। इसको बैलेंस करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। सॉल्यूशन अभिक्रिया देखो हमारे अगर हम भोजन ग्रहण करते तो उससे ग्लूकोज प्रदान होती है और श्वसन क्रिया के दौरान हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में यह अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का प्लस में उष्मा का निर्माण करते हैं। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन या अपघटन। खुद ही नाम बता रहा है टूटना। एकल पदार्थ एकल अभिकारक या पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। उसको वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो उदाहरण इसका, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में जल का निर्माण होगा। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो इसमें उष्मा का प्रयोग किया गया तो इसको उसमें वियोजन भी बोलेंगे। दूसरा उदाहरण, जल को H2O, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, दोनों गैस। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हो गए दो हैं, यहाँ पे एक है, दो से मल्टीप्लाई 4 तो 2 से, तो इसको वैद्युत वियोजन बोलेंगे। इसके बाद है, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को इसको प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। अलग हो, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। दूसरा है, इसी का थर्ड एग्जाम्पल है, अगर सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो ये सिल्वर इसमें अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी। तो इन दोनों भी क्रियाओं को स्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया भी बोला जाता है। इन सब में ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, इसलिए इनको सबको उष्मा शोषी भी क्रिया भी बोला जाता है।
ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के साथ ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद है थर्ड विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड है विस्थापन। नाम ही बता रहा है, विस्थापन है विस्थापित कर देना। अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों के यौगिक को विस्थापित कर देता है। तो उसके बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण Fe आयरन प्लस में CuSO4 कॉपर सल्फेट। आयरन है जो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो ये जो आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगी। तो Cu प्लस में FeSO4, ये सॉलिड हो गई। फोर्थ द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में तत्व अपने आयनों को परस्पर बदल लेते हैं। तो अपने आयनों को परस्पर बदल लेते हैं। उसे द्रव्य विस्थापन भी कहते हैं। उदाहरण अगर सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसकी अभिक्रिया करवाते हैं बेरियम क्लोराइड से BaCl2, तो उत्पन्न होगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl
सोडियम क्लोराइड। जो Na2SO4 है वो जलीय है, BaCl ये भी जलीय है, BaSO4 ये क्या सॉलिड कठोर है, और NaCl ये भी आपका जलीय पदार्थ है। तो BaSO4 यहाँ पे एक कठोर पदार्थ का, श्वेत पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे एक अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोला जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया जीन अभिक्रियाओं में एक श्वेत पदार्थ का निर्माण होता है। श्वेत पदार्थ या अवक्षेप का निर्माण होता है। उसे अवक्षेपण भी किया जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया इसके बाद है एक उपचयन अपचयन। उपचयन और अपचयन। एक अभिक्रिया लेते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड। अभी अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोजन गैस से ऊष्मा की उपस्थिति में, तो उत्पन्न होगा Cu प्लस में H2O। अब देखो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस में क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा है, ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो उपचयन की डेफिनेशन जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी आए या आश्चर्य हो, हाइड्रोजन का आश्चर्य हो, वहां पे उपचयन की क्रिया होगी। साथ ही अपचयन। अब देखो Cu में यहाँ पे ऑक्सीजन का अणु इससे अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रही है, अपचयन की क्रिया। ऑक्सीजन की क्या आ रही है, कमी आ रही है, और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसके बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल विपरीत है। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का आश्रय और हाइड्रोजन में वृद्धि हो, तो वहां पे अपचयन की क्रिया होगी। और ये दोनों, जिस अभिक्रिया में दोनों अपचयन और उपचयन पाए जाए तो उसको रेडाक्स अभिक्रिया बोलते हैं।
जिन अभिक्रियाओं में दोनों अभिक्रियाएं होती है, जिन अभिक्रियाओं में अपचन भी हो और उपचन भी, अपचन और उपचन अभिक्रिया दोनों होती हो, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। इसके बाद ये थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके बाद है दैनिक जीवन में इनके उपयोग। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग, अभिक्रिया में प्रयोग। पहला क्या है? संरक्षण। संरक्षण, जब कोई धातु नमी या अम्ल के साथ मिलती है तो धातु की ऊपर वाली परत, धातु की ऊपरी परत कमजोर होने लग जाती है। कमजोर होने लग जाती है तो इसे धातु का संरक्षित होना बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहे के धातु को जंग लगना, या फिर तांबे पर हरी परत का चढ़ जाना, और सिल्वर पर काले रंग पर चढ़ना, ये सभी इसके उदाहरण है। इसे बचा कैसे जा सकता है? सिंपल से है, एक तो पेंट करके इसके बचाव के साधन, बचाव कैसे किया जा सकता है? नंबर 1 पेंट करके, नंबर 2 या संलेपन करके, नंबर 3 विद्युत लेपन करके करना। इसको हम ग्रीस वगैरह लगा के भी रोक सकते हैं। तो इसके बाद है विपरीत गतिका। लास्ट टॉपिक विपरीत गतिका। नाम से ही बता रहा है गंध का विपरीत लाना। वसा या तेल युक्त पदार्थ ऑक्सीकृत होकर या उपचित होकर, उपचयित होकर उनकी गंध
या वो खराब हो जाते हैं, उसे बोलते हैं विकृत गतिका, या वो खराब हो जाती है। इससे बचा कैसे जा सकता है? बचाव के उपाय, नंबर 1, ठंडे स्थान पर वस्तुएं रखें, ठंडे स्थानों पर वस्तुओं को रखकर। नंबर 2, प्रतिओक्सीकारक का प्रयोग करके, प्रतिओक्सीकारक, ऑक्सीकारक का प्रयोग करके। प्रतिओक्सीकारक पदार्थ है क्या? वो प्रतिओक्सीकारक उसे कहते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाए या खुद अपचित ना हो, उपचित ना हो। नंबर 3, नाइट्रोजन का प्रयोग करके, नाइट्रोजन का प्रयोग करके। आजकल जो पैकेट्स वगैरह है, चिप्स वगैरह के पैकेट, उनमें ऑक्सीजन की को हटाकर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है जिससे वो ऑक्सीकृत ना हो। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, आज फर्स्ट लेसन कंप्लीट। इसके अभ्यास के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।